बर्मा भी हमसे अलग हो गया। पुरातत्ववेत्ताओं ने एक स्मारक में एक घड़ा खोद निकाला है जिसमें दाह कर्म के उपरांत बची हुई भस्म रखी हुई है। इस पर राजा विक्रम का नाम लिखा है। इससे वर्मा में तत्कालीन भारतवंशी राजा का होना विदित होता है जो वहां शासन करते थे। चीनी इतिहासकारों के अनुसार सन 849 में 11 ग्रामों के प्रमुख पिनका सरदार का उल्लेख है जो बौद्ध धर्मानुयायी थे। भारत के दक्षिणात्य लोगों ने वहां पहुंचकर नाग पूजा भी प्रचलित कराई थी। बर्मा का क्रमबद्ध इतिहास 11वीं सदी से आरंभ होता है जिसमें कहा गया है कि राजा अनावृत वहां का शासक था। उसे वैशाली की राजकन्या पंच कल्याणी विवाही थी। वर्मा के कितने ही नगर भारतीय संस्कृति का उस क्षेत्र में होना सिद्ध करते हैं। पेगू का विष्णु नगर अब तक विष्णोमू है। उसी प्रकार कुछ समय तक रामपुरा नाम से पुकारे जाने वाला नगर अब मौलमीन हो गया है। रामबती का पुराना कस्बा अब नया नाम बदलकर दरवीची बन गया है। बर्मी इतिहासकार बताते हैं कि 11वीं शताब्दी में शीन अहरा नामक ब्राह्मण भारत से उत्तर वर्मा में आया और उसने बौद्ध धर्म फैलाया। तब पागान में सैकड़ों बुद्ध विहार बने। इन्हें बनाने वाले कुशल कारीगर भारत से आए थे। इस क्षेत्र में एक विशाल विष्णु मंदिर अभी भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा है। भीतरी दीवारों पर विष्णु के 10 अवतारों की प्रतिमाएं अंकित हैं। पागान पर सन 1084 से 1112 तक क्यानजीटा राजा का शासन था। वह अपने को राम का वंशज बताता था। याजदी पैगोडा में लगे हुए शिलालेख से वर्तमान पागान का पुराना नाम अरिदमनपुर और वहां के राजा का यज्ञ कुमार विदित होता है। यह उल्लेख पाली, तैलंग, प्यू और बर्मी भाषा में है। 11वीं सदी में वैशाली की राजकन्या पंच कल्याणी के पुत्र का शासनारूढ़ होना एक ऐतिहासिक तथ्य है। वर्मा के सांस्कृतिक विकास क्रम की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पुस्तकें पढ़नी चाहिए। पहली, चार्ल्स जुरोई सेल्ले कृत अ लिस्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन फाउंड इन वर्मा। दूसरी, येमांग कृत इंस्क्रिप्शन इन वर्मा। तीसरी, निहार रंजन कृत ब्राह्मी कला गाइड्स इन वर्मा। चौथी, संस्कृत बुद्धिज्म इन वर्मा। पांचवी, एपिग्राफिया वर्मानिका। छठी, एपिग्राफिया इंडिका। वर्मा में सबसे पुराने शिलालेख 5वीं सदी के प्राप्त हुए हैं जो कदम्ब भाषा में हैं। इसके बाद 8वीं सदी के शिलालेख पल्लव भाषा में हैं। यह दोनों ही दक्षिण भारत की भाषाएं थीं। इतिहास के अन्य सूत्रों से भी यह सिद्ध होता है कि ईसा की पहली शताब्दी में उड़ीसा तथा तेलंगाना के लोगों ने व्यावसायिक प्रयोजनों से वर्मा जाना आरंभ किया था और वे समुद्र के दक्षिणी तटवर्ती प्रदेश में बस गए थे। पेगू क्षेत्र उन्हीं से भरा पड़ा था। मौलमीन के निकटवर्ती क्षेत्र में अभी 4 लाख तेलंग नस्ल के लोग रहते हैं। इतिहासवेत्ता जी.ई. हर्व ने लिखा है कि वर्मा में जितनी भी लोक कथाएं प्रचलित हैं वे प्रायः सभी भारत से गई हैं। थारोन, प्रोम, पेगू, रंगून आदि क्षेत्रों में भारतीयों की बस्तियां थीं। भारत से बौद्ध धर्म वहां पहुंचा। इस उत्साह में प्राचीन हिंदू मंदिरों का परिवर्तन बौद्ध मंदिरों में कर दिया गया। रंगून का श्वेडोगो पैगोडा विख्यात है, पर वहां के बौद्ध राजाओं ने कई पीढ़ियों तक उसका निर्माण जारी रखा था। आरंभ में वह 27 फीट ऊंचा था। सन 1362 से बढ़ते बढ़ते सन 1774 तक 326 फीट ऊंचा हो गया। इसकी गोलाई 1420 फीट है। चारों ओर छोटे छोटे 64 पैगोडा और भी बने हैं। विशाल मंदिर में 2 बड़े बड़े घंटे टंगे हैं। इनमें से एक 140 टन और दूसरा 16 टन का है। रंगून नगर के मध्य में सुले पैगोडा है। मांडले के पास मिंगुन पैगोडा में 12 फीट ऊंचा, 10 फीट चौड़ा, 100 टन वजन का कांसे का घंटा है। संसार का यह सबसे बड़ा घंटा माना जाता है। कवा आमे का विश्व शांति पैगोडा 118 फीट ऊंचा और इतना ही चौड़ा है। इसके समीप ही एक बौद्ध विश्वविद्यालय है। वर्मा के गणनीय बौद्ध मंदिरों में श्वेजिगो थातवन्यू
गोदीपालिन, महाबोधि, श्वेत नदी आदि पैगोडा अपने अपने ढंग के अनोखे हैं। आक्रमणकारी विधर्मियों ने जितने बौद्ध मंदिर तोड़े और प्रतिमाएं नष्ट की, उन सब का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाए तो यह देश भी भारत की तरह धार्मिक ध्वंसावशेष की कथा कहते सुना जाएगा। वर्मा का श्वेडांग पैगोडा स्वर्ण मंदिर अब से 2000 वर्ष पूर्व एक ऊंची पहाड़ी पर बना बौद्ध मंदिर है। इनमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष सुरक्षित हैं। मंदिर का शिखर 325 फीट ऊंचा है। शिखर तथा अन्य स्थानों में करोड़ों रुपए का सोना लगा है। धूप में इसकी स्वर्ण आभा बहुत ही नयनाभिराम लगती है। इसके खंभों के नीचे चांदी की मोटी सिल्लियां आधारशिला के रूप में रखी गई हैं। मंदिर का आंगन इतना बड़ा है जिसमें हजारों व्यक्ति बैठ सकते हैं। पूजा के लिए नर नारियों की भीड़ सदा ही यहां लगती रहती है। इनमें अब भी बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु रहते हैं। इस मंदिर की शोभा का वर्णन करते हुए यात्रा लेखक नॉर्मन लेविस ने लिखा है कि जब वे प्रतिमा के सम्मुख पहुंचे तो भाव विभोर हो गए और देर तक अविरल अश्रुधारा बहती रही। उस देवालय में लगी स्वर्ण संपदा को देखकर उन्होंने पूरे वर्मा देश का नाम ही स्वर्ण देश लिखा है। सम्राट अशोक के समय में श्रीसोन और उत्तर नामक 2 भिक्षु भगवान बुद्ध के बाल लेकर उस देश में गए थे। तब यह विशालकाय श्वेडांग का मंदिर बना था। बौद्धों द्वारा प्रचलित स्थिविरवाद दर्शन अभी भी थीरावाडा के अपभ्रंश रूप में इन्हीं मान्यताओं के साथ वर्मा देश में लोकप्रिय है। वर्मा में हिंदू देवी देवताओं और रीति रिवाजों का अनुकरण होता है। वर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया इन तीनों ही देशों में होली मनाई जाती है और उसे जलोत्सव कहा जाता है। भारतीय गणेशोत्सव की तरह गणेश पूजा वहां भी उत्साहपूर्ण समारोह से की जाती है। उसका नाम है महापाइने। दक्षिण वर्मा के थारोन क्षेत्र में बौद्ध धर्म का अभी भी विस्तार है और उस पर ब्राह्मण धर्म की छाप है। सन 1767 में वर्मा के शासक हसीब बुसीन ने श्याम देश को जीता तो वहां से रामलीला के कुशल कलाकार अपने साथ लाया। तब श्याम के दरबारी भी रामलीला खेलते थे। राजघराने के कई प्रतिष्ठित सदस्य भी उस अभिनय में भाग लेते थे। इन लोगों ने वर्मा आकर वहां बड़े उत्साह से रामलीला का प्रचार किया। इस प्रकार हारा हुआ श्याम अपनी कला का आधिपत्य वर्मा पर जमाने में सफल हो गया। कवीश्वर उतो की लिखी राम यज्ञ नामक रामायण वर्मा में बहुत लोकप्रिय है। यज्ञ नाटकों के अधिकांश विवरण इसी ग्रंथ के आधार पर बने हैं। यह नाट्य मंचन प्रायः 2 सप्ताह लगातार चलता है और रात भर दिखाया जाता है। दर्शकों की भारी भीड़ उसे देखने जमा हो जाती है। वर्मा की आबादी 2.5 करोड़ है। उसे तिब्बत, भारत, चीन, थाईलैंड की सीमाएं छूती हैं। बंगाल की खाड़ी में उसका समुद्र तट 1200 मील लंबा है। भारत में यह क्षेत्र ब्रह्म देश कहा जाता है और भारत का अविच्छिन्न अंग माना जाता था। यहाँ के निवासी वर्मन अथवा वर्मा कहे जाते हैं। भारत में भी इस उपाधि को धारण करने वाले बहुत लोग हैं। वर्मा के भारतीयों की वंश परंपरा इन लोगों के साथ मिल जाती है। बर्मा भाषा में पाली और संस्कृत शब्दों की भरमार है। व्याकरण भी इसी आधार पर बना है। पूरे बर्मा में अधिकांश बौद्ध धर्मानुयायी रहते हैं। त्रिपिटक साहित्य पाली एवं वर्मी भाषा में है। 83 ऐसे बौद्ध विहार हैं जिनमें धार्मिक शिक्षा और डिग्री दी जाती है। शांति पैगोडा तो उच्चतम धार्मिक शिक्षा का विश्वविद्यालय ही है। प्रायः प्रत्येक गांव में छोटा बड़ा बुद्ध मंदिर अवश्य होता है, जहां प्रत्येक बालक को धर्म दीक्षा का संस्कार कराना पड़ता है। यहाँ समय समय धर्मानुष्ठान एवं समारोह होते रहते हैं, जिनमें जनता उत्साहपूर्वक भाग लेती है। पर्व त्योहार भी वहां भारत की तरह बहुत होते हैं। वर्मा में महिलाओं का दर्जा पुरुषों से ऊंचा है। बहुत से वंशों में महिलाएं बाहर का काम करती हैं और पुरुष बच्चों का पालन तथा घर का काम संभालते हैं। आमतौर से घर की संपत्ति पर पत्नी का अधिकार होता है। उसके मरने पर बेटे नहीं, बेटों की बहुएं मालकिन होती हैं। पर अब यह पुराना प्रचलन घट रहा है और संपत्ति का स्वामित्व पुरुषों के हाथ जा रहा है। बर्मा में जाति प्रथा नहीं है। वहां विवाह सरल है। एक ही गांव में शादी होती रहती है। उसमें लड़के लड़की की पसंदगी की प्राथमिकता मिलती है।
उच्च कक्षाओं में पढ़ने वाले लड़के लड़की भी खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। संबंधियों को जलपान, पंडित द्वारा प्रतिज्ञा संस्कार, इतने में ही विवाह संस्कार पूरा हो जाता है। तलाक की भी सरलता है, पर आमतौर से उस अधिकार का प्रयोग कभी ही कोई अत्यंत विवशता की स्थिति में करता है। कमर में नीचे लुंगी और धड़ पर अंगरखा, यही बर्मा के नर नारियों की एक जैसी पोशाक है। सिर पर पुरुष रुमाल बांधते हैं और स्त्रियां लंबी चोटी रखती हैं। पैरों में दोनों चप्पलें पहनते हैं। बर्मा में सरकारी प्रमाण पत्र प्राप्त की चिकित्सा कर सकते हैं। अनगढ़ चिकित्सक इलाज करता पकड़ा जाए तो उसे आजीवन कारावास का दंड मिल सकता है। शिक्षा प्राप्त चिकित्सकों को पहले 2 वर्ष अनिवार्य रूप से देहाती चिकित्सालयों में जाना पड़ता है। यहाँ देशी चिकित्सा पद्धति है जिसमें जड़ी बूटियों की खोज एवं उपयोग पर जोर दिया जाता है। मध्य बर्मा में कोढ़ का प्रकोप अधिक है। चिकित्सा की तरह अनाथ संरक्षण भी सरकार द्वारा होता है। निजी अनाथालय वहां नहीं खोलने दिए जाते। वृद्ध अपंगों के भरण पोषण का उत्तरदायित्व सरकार पर रहता है। बर्मा के विकास में पिछले दिनों भारतीयों ने अथक परिश्रम किया है। भारतीय धन, श्रम तथा कौशल ने उस देश की समृद्धि बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, पर अब वे वहां दयनीय स्थिति में हैं। अधिकांश भारतीय बर्मा छोड़ चुके हैं। जो अभी रहते हैं वो भी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। परिस्थितियों ने उन्हें इसके लिए विवश कर दिया है। अनुमानतः अब भी बर्मा में 1 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। सन 1991 की जनगणना में भारतीय मूल के लोगों की संख्या 10 लाख थी और चीनियों की 1 लाख। अब चीनी बढ़कर 10 लाख हो गए हैं और भारतीय 1 लाख रह गए हैं। इस वृद्धि और ह्रास के पीछे जहां बर्मा सरकार का पक्षपात है, वहां भारत मूल के लोगों में उन तत्वों की कमी भी एक कारण है जिसके आधार पर घर और बाहर सहयोग सम्मान पाया जाता है। मध्यकाल में बर्मा का स्थानीय शासन रहा। अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में किया और भारत के साथ मिलाया। सन 1935 तक बर्मा भारत का अंग था। उस समय वहां भी अंग्रेजी शासन था। सन 1937 में उसे भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा में कभी भारतीय बहुत बड़ी संख्या में थे, पर पिछले दिनों से उस देश की सरकार ने भारतीयों को निर्ममता पूर्वक खदेड़ने की नीति अपनाई है, जिससे उनकी स्थिति दयनीय हो गई है और संख्या काफी घट गई है। फिर भी वे अपने धार्मिक अस्तित्व को मजबूती के साथ बनाए हुए हैं। बर्मा के समीपवर्ती देशों में भी भारतीय काफी हैं, पर उन देशों की सरकारों ने वैसे कड़े प्रतिबंध नहीं लगाए हैं और वे वहां शांतिपूर्वक रहते हुए फल फूल रहे हैं। ऐसे देशों में मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड का नाम लिया जा सकता है। थाईलैंड के भारतीयों की स्थिति अच्छी है। सिंगापुर जैसे छोटे देश में वे लगभग 2 लाख हैं। बर्मा में सरकारी मान्यता प्राप्त हिंदुओं का एकमात्र संस्थान हिंदू सेंट्रल बोर्ड है। हिंदू मंदिरों की रक्षा प्रायः उसी के द्वारा विगत 20 वर्षों से हो रही है। सरकार भी उसे 25,000 वार्षिक अनुदान देती है। उस देश में प्रायः 2 दर्जन आर्य समाजें हैं जिनमें हिंदी पाठशालाएं और पुस्तकालय चलते हैं। उसकी ओर से एक जागृति नामक मासिक पत्रिका भी निकलती है। सनातन धर्म स्वयं सेवक संघ की प्रायः 80 शाखाएं हैं जिनमें छोटे छोटे मंदिर हैं तथा हिंदी शिक्षण एवं धार्मिक समारोह होते रहते हैं। पारिवारिक सत्संग एवं कीर्तन मंडलियां भी इस संघ की तरफ से चलती हैं।